नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि वर्तमान समय में जो संविधान के मूल अधिकारों का जो चैप्टर है, जिसको कि भारत के संविधान का पार्ट 3 और जिसको भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा का नाम दिया जाता है, उसमें आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो है बन चुका है। और इस आर्टिकल 21 के महत्व को देखते हुए ही हम इसके जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न केस लॉ के माध्यम से जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, उन निर्णयों का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने अभी तक कुछ जो महत्वपूर्ण जो केस लॉ हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णीत किए गए हैं, उनको हमने देखा। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996 में सर्वोच्च न्यायालय का जो केस है, उसमें राइट टू शेल्टर जो आश्रय का अधिकार है, उस आश्रय का अधिकार, आश्रय का मतलब है एक घर पाना, एक ऐसी स्थान जहाँ पर वो अपने सर को छुपा सके, अर्थात वहाँ जहाँ रह सके। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में ये कहा है कि जीवन के अधिकार में आश्रय का अधिकार भी शामिल है और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, और ख़ास करके जहाँ ऐसा नागरिक दलित है, आदिवासी है, तो उसके लिए सरकार का ये कर्तव्य है कि वह उसके लिए अधिवास सुविधा उपलब्ध कराए, उसके लिए मकान उपलब्ध कराए, उसके लिए घर उपलब्ध कराए। और घर का मतलब ये नहीं कि ऐसा घर का मतलब ऐसा घर जिसमें सभी सुविधाएं हों जो किसी गरिमा व जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक हों। न्यायमूर्तिगण ने कहा कि किसी मनुष्य को आश्रय देने का तात्पर्य यह नहीं कि केवल उसके प्राण और अंगों की रक्षा की जाए। यह घर है जहाँ से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का अवसर मिलता है। आश्रय के अधिकार का अर्थ केवल सर के ऊपर छत नहीं, बल्कि ऐसे घर से है जिसमें वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हों जो उसे मनुष्य के रूप में विकसित होने के लिए सहायक हों। तो इस तरह आश्रय का अधिकार और आश्रय में भी तमाम सुविधाओं युक्त, सुविधा से संपन्न इस तरह का घर की संकल्पना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई है, जिसमें कि व्यक्ति अपने न केवल शारीरिक विकास बल्कि अपने मानसिक विकास को भी कर सके। इसके साथ ही जो है अन्य जो महत्वपूर्ण जो केस है वो है श्रमजीवी महिलाओं का, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके यौन उत्पीड़न से संरक्षण के संबंध में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णीत किया गया। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से जो अपील सर्वोच्च न्यायालय में गई थी, उसके संबंध में ये निर्णय दिया गया है और इसको लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं। और इस जो केस लॉ जो डिसीजन हुआ है, जब तक सरकार ने इसके संबंध में कोई कानून नहीं बना दिया गया, तब तक ये ही जो गाइडलाइन है वो ही सभी लोगों को पालना करनी होगी। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जो कि सभी पर बाध्यकारी होता है। 2013 में भारत की संसद ने इसके संबंध में कानून बना दिया है। अब वो कानून लागू है, लेकिन ये निर्णय जो श्रमजीवी महिलाओं की यौन उत्पीड़न के संरक्षण से संबंधित है, एक लैंडमार्क जजमेंट इसके संदर्भ में दिया गया है। श्रमजीवी महिलाएं अर्थात जो कामकाजी महिलाएं, काम के स्थान पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जब तक इस प्रयोजन के लिए विधान नहीं बन जाता, विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए हैं कि वर्तमान
सिविल विधियां या आपराधिक विधियां काम के स्थान पर महिलाओं के यौन शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं करती हैं। इसके लिए विधि बनाने में काफ़ी समय लगेगा। अतः जब तक विधानमंडल समुचित विधि नहीं बनाता है, न्यायालय द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांत को लागू किया जाएगा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रत्येक नियोक्ता द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांत को लागू किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये इसका जो कारण था वो एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिसका कि सामूहिक बलात्कार जो है गांव के कुछ लोगों के द्वारा किया, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो संगठन है उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, और उसके आधार पर फिर ये मैटर हाई कोर्ट से होता वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि जो भी एम्प्लॉयर हैं, जो भी नियोक्ता या अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी हैं, चाहे वे प्राइवेट क्षेत्र हो, पब्लिक क्षेत्र हो, अपने सामान्य दायित्वों के होते हुए महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कदम उनके द्वारा उठाया जाएगा। कोर्ट ने कहा, यौन उत्पीड़न पर अभिव्यक्त रोक लगाना, जिसमें निम्न बातें शामिल होंगी: शरीर के संबंध और प्रस्ताव, उसके लिए आगे बढ़ना, यौन संबंध के लिए मांग या प्रार्थना करना, यौन संबंधी छींटाकशी करना, अश्लील साहित्य को, अन्य शारीरिक, मौखिक, यौन संबंधी मौन आचरण दिखाना आदि। नंबर 2, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के आचरण और अनुशासन संबंधी नियम या विनियमों में यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी नियम शामिल किया जाना चाहिए, और ऐसे नियमों में दोषी व्यक्तियों के लिए समुचित दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्राइवेट क्षेत्र के नियोक्ताओं के संबंध में औद्योगिक नियोजन स्टैंडिंग ऑर्डर अधिनियम 1946 के अधीन स्टैंडिंग ऑर्डर में ऐसे निषेधों को शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं को काम, आराम, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में समुचित परिस्थितियों का प्रावधान होना चाहिए, और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को काम के स्थान में कोई विद्वेषपूर्ण वातावरण ना हो, न उनके मन में ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि नियोजन आदि के मामले में अलाभकारी स्थिति में है, जहाँ ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन विशिष्ट अपराध होता है, तो नियोक्ता को विधि के अनुसार उसके विरुद्ध समुचित प्राधिकारी को शिकायत करके समुचित कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए। यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अपना उत्पीड़नकर्ता का स्थानांतरण करवाने का विकल्प होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि किसी वृत्ति, व्यापार या पेशा के चलाने के लिए सुरक्षित काम का वातावरण होना चाहिए। प्राण के अधिकार का तात्पर्य मानव गरिमा से जीवन जीना है। ऐसी सुरक्षा और गरिमा की सुरक्षा को सुनिश्चित कानूनों द्वारा सुनिश्चित कराने तथा लागू करने का प्रमुख दायित्व विधानमंडल और कार्यपालिका का है, किंतु जब कभी न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के अधीन महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला लाया जाता है, तो मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत पेश करना जब तक कि समुचित विधान नहीं बनाए जाते, उच्चतम न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है। यह निर्णय निश्चित रूप से श्रमजीवी महिलाओं को उनके काम के स्थान में बहुत प्रभावी संरक्षण प्रदान करने में सहायक होगा, जबकि सरकार विगत 50 वर्षों से केवल ऐसा करने की घोषणा ही करती रही है और संभवतः आगे भी करती रही। लेकिन वर्तमान में अब इस पर जो कानून बन चुका है 2013 में, तो उस कानून के माध्यम से अब जो काम के स्थान पर जो यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई भी शिकायत है, उसके तहत यह कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रावधान उसमें रख दिए गए हैं। इसके बाद जो आगे जो इम्पोर्टेंट केस है वो है प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन, जो कि ये कहता है कि हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण। कोर्ट ने कहा, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए कहा कि जो हथकड़ी लगाने के जो नियम हैं वो अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण करते हैं, अतः वे असंवैधानिक है। उक्त नियमों के अधीन प्रत्येक कैदी को जेल से न्यायालय लाते हुए हथकड़ी लगाकर लाने का उपबंध
जो था वो गलत था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि हथकड़ी हैंडकफिंग का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कैदी के पुलिस अभिरक्षा से भागने का स्पष्ट और वर्तमान खतरा हो। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर यदि है कि भाग जाएगा और छुड़ा के निकल जाएगा तभी हथकड़ी लगा सकते हैं, अन्यथा उस सामान्य जो व्यक्ति है उसको, जो कैदी है उसको हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए। और यदि ऐसा हो तो उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। इस प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों में ही हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु अभिरक्षक प्राधिकारी को इसके लिए कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, अन्यथा अनुच्छेद 21 के अधीन वैध प्रक्रिया अनुचित और अवैध हो जाएगी। इसके बाद और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक केस लॉ हैं उनमें एक और अच्छा जो केस है वो है जोगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये जो गिरफ्तारी जो की जाती है पुलिस के द्वारा, पुलिस जो गिरफ्तार कर लेती है व्यक्ति को, उसके संबंध में न्यायालय के द्वारा कुछ दिशा निर्देश इस मुकदमे में दिए गए हैं ताकि व्यक्ति की अवैध जो गिरफ्तारी, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के सहभागी होने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ये निर्णय कहा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि उसे गिरफ्तार करने का युक्त औचित्य युक्त कारण है। न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत व्यक्त किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को यदि वह प्रार्थना करता है तो उसके किसी ऐसे मित्र, संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह जानता है या जिसे उसके कल्याण में हित हो सकता है, उसकी गिरफ्तारी की तथा उस स्थान की जहां वह निरुद्ध है, जहां उसको गिरफ्तार करके रखा गया है, यथासंभव शीघ्र सूचना दे। पुलिस का एक कर्तव्य है कि वो उसके मित्र को, संबंधी को या कोई ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तार व्यक्ति के में हित रखता है उसको वह सूचना दे और उसको कहाँ गिरफ्तार किया गया, कहाँ रखा गया, इस बात की सूचना दे। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में लाने पर यह बताएगा कि उसे अधिकार प्राप्त है और वह अपनी सूचना दे सकता है। पुलिस डायरी में इस बात की प्रविष्टि की जाएगी कि संबंध में, कि अर्थात गिरफ्तारी के संबंध में और गिरफ्तारी के बाद सूचना किस व्यक्ति को दी जाए, इसके बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को बता दिया गया है और किस व्यक्ति को सूचित किया गया है ये भी जो है बता दिया गया है। तो इस प्रकार गिरफ्तारी के संबंध में इस दिशा निर्देश जो है इसमें दिए गए। इसके बाद DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1997 में बहुत विस्तार से गिरफ्तारी के संबंध में और जो अभिरक्षा में जो मौतें हुई हैं उनके संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है और न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार करने वाला या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी का पद नाम सही और प्रकट और स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हैं उनका विवरण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। नंबर 2, गिरफ्तार करने वाला पुलिस कर्मी गिरफ्तारी के समय एक मेमो बनाएगा जो कम से कम 2 साक्षियों द्वारा प्रमाणित होगी जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के होंगे तथा मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति को अधिकार होगा कि उसके एक मित्र, संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति जिसको वह जानता हो या जिसे उसकी कुशलता में दिलचस्पी हो को इसकी सूचना दी जाए। पुलिस गिरफ्तारी का समय, स्थान, अभिरक्षा के स्थान की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र को देगी या यदि वह जिले से बाहर रहता है तो विधिक सहायता संस्थान या उस क्षेत्र के पुलिस केंद्र के माध्यम से तार द्वारा गिरफ्तारी की सूचना 8 से 12 घंटे के भीतर अवश्य देना होगा। गिरफ्तार व्यक्तियों को इस अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना यथाशीघ्र किसको दी गई है। जहां उसको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी की सूचना डायरी में दर्ज करनी होगी जिसमें उसके मित्र का नाम का उल्लेख होगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है और उस पुलिस कर्मचारी के नाम और विवरण का उल्लेख होगा जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है।
गिरफ्तार व्यक्ति यदि प्रार्थना करता है कि उसकी जांच कराई जाए तो उसके शरीर में पाई गई बड़ी और छोटी चोटों को भी दर्ज किया जाना चाहिए। व्यक्ति का गिरफ्तारी के 48 घंटे में प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा राज्य या केंद्र राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा के निदेशक द्वारा अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल में से किसी डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी जांच कराना चाहिए। स्वास्थ्य निदेशक सभी तहसीलों और जिलों में ऐसा पैनल बनाएगा। सभी दस्तावेज जिसमें मेमो भी शामिल है कि प्रतिलिपियाँ क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएंगी। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिलने दिया जा सकता है, यद्यपि पूछताछ के पूरे दौरान में यह आवश्यक नहीं है। सभी जिलों और राज्यों के हेडक्वार्टर्स में पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाया जाना चाहिए, जहां गिरफ्तारी और उसकी अभिरक्षा के स्थान की सूचना गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मचारी को 12 घंटे के भीतर देना होगा और उसे पुलिस नियंत्रण कक्ष के स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना होगा। इस प्रकार से उपयुक्त सिद्धांतों का पालन जो है किया जाएगा, और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो पुलिस अधिकारी पर समुचित कार्रवाई की जाए। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ 2002 का एक इम्पॉर्टेंट केस है, जिसमें कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किया कि वे सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक यातायात के साधनों जिसमें रेलगाड़ियाँ भी आती हैं, स्वास्थ्य संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, न्यायालय भवनों, सरकारी कार्यालयों आदि में धूम्रपान करने पर रोक लगा दे। क्योंकि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकार यह प्रबंधित करता है कि सम्यक विधिक प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके प्राण के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति जो धूम्रपान नहीं करता है, वह भी धूम्रपान के दुष्प्रभाव के कारण कई बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग आदि से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसे सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है। इसके फलस्वरूप उसे अपरोक्ष रूप से सम्यक विधिक प्रक्रिया के बिना अपने प्राण के मूल अधिकार से वंचित किया जाता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए खतरा है और इसे धूम्रपान करने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, किंतु इसका तात्पर्य नहीं धूम्रपान न करने वालों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया जाए। इसका कोई कारण नहीं है कि धूम्रपान करने वाली व्यक्ति को प्रदूषण का शिकार बनने के लिए बाध्य किया जाए। इस प्रकार जो है धूम्रपान पर रोक सार्वजनिक स्थानों पर लगा दी गई है। सुरेश कुमार कौशल का जो केस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट केस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का जो फैसला था उसको पलटते हुए निर्धारित किया कि धारा 377 जो कि अप्राकृतिक यौन संबंधों के बारे में भारतीय दंड संहिता में दी गई है, और उसको जो है उन्होंने पुनः संवैधानिक घोषित किया, और जो निर्णय दिया गया था पूर्व में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उसको पलट दिया। कुछ व्यक्तियों के उत्पीड़न, भयादोहन तथा यातना देने के लिए उपयोग किया जाता है, ये कहा गया था धारा 377। विशिष्ट वे व्यक्ति जो समलैंगिक, स्त्री पुरुष, समलैंगिक पुरुष, द्वैलैंगिक, परालैंगिक, LGBT समुदाय से हैं। इस धारा के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार न तो आज्ञापक है न ही क्षम है, और मात्र तथ्य कि इस धारा का पुलिस तथा अन्य के द्वारा दुरुपयोग किया गया है धारा की वैधानिकता पर परावर्तित रिफ्लेक्शन नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के संशोधन की वांछितता का निर्णय करने के लिए ये विधायिका के लिए सुसंगत घटक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिक स्त्री, समलैंगिक पुरुष, द्विलैंगिक तथा परालैंगिक
व्यक्तियों के कथाकथित अधिकारों को सुनिश्चित करने की चिंता में तथा यह घोषित करने में कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 एकांतता स्वायत्तता मर्यादा का उल्लंघन करती है, उच्च न्यायालय ने विस्तृत रूप से अन्य देशों के निर्णयों पर निर्भर किया है। यद्यपि कि ये निर्णय अधिकार के विभिन्न घटकों पर बहुत प्रकाश डालते हैं तथा लैंगिक अल्पसंख्यकों की दशा के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं तथा उनका भारतीय विधायिका द्वारा अधिनियमित विधि की संवैधानिकता निर्णीत करने में आंख बंद करके अनुसरण नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में न्यायालय का उक्त अधिमत होते हुए भी सक्षम विधायिका समिति की पुस्तक से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को समाप्त करने या संशोधित करने की वांछनीयता या औचित्यता पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ हैं, हमने देखे, इनको आपको अवश्य पढ़ना है, किताब से देखना है, और इसमें यदि किसी तरह की कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।